तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम लोग AICC EBS का। लेकिन उससे पहले आपके जितने भी डाउट है AICC EBS को लेकर सारे कंफ्यूजन को पहले दूर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए AICC EBS यह एक पेपर होता है सेमेस्टर 2 में, ठीक है। और सेमेस्टर 1 में जितने भी लोग AICC के रूप में हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी भाषा रखे हों, हिंदी रखे हों चाहे इंग्लिश रखे हों, ठीक है, दो ही होता था। तो दो में से आप जो भी रखे हों, आपका पहला प्रश्न आता है कि हमारे सेमेस्टर 2 में हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो आप कोई भी भाषा रखे हो, सेमेस्टर 1 में हिंदी हो या इंग्लिश, आपका सेमेस्टर 2 में जो EBS का पेपर आएगा वह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा, ठीक है। तो ये बात कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा कि AICC EBS में क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए दोस्तों, अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है, एक भी एग्जाम AICC EBS का सब्जेक्टिव नहीं हुआ है, सभी ऑब्जेक्टिव हुए हैं। यह पेपर 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सेंटर में, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें से पासिंग मार्क्स होता है आपका 20 मार्क्स, मतलब कि ऑल ओवर 50 में 20 लाना होता है, जिसमें से 10 नंबर आपका कॉलेज देता है, उसमें से 10 और इधर का 40, कुल मिला के 50 में आपको 20 नंबर लाना होता है दोनों जगहों से जोड़ के, ठीक है। तो कॉलेज तरफ से मान लीजिए कि आपको 8 मार्क्स या 7 मार्क्स मिल ही जाएंगे, और इधर से आपको 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, इसमें कम से कम 12 नंबर लाना होगा। अगर आपके 8 आते हैं इधर तो इधर 12, 20 मार्क्स कंप्लीट करना होगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ के, ठीक है। तभी इस सब्जेक्ट में पास होइएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। OMR पेपर दिया जाता है आपको एक, और गोले करने होते हैं, ब्लैक पेन से गोला करना होता है, ठीक है। 4 में से एक सही ऑप्शन चुनना होता है, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे सभी इन्वायरमेंटल साइंस से ही जुड़े होते हैं। अब क्वेश्चन, तीसरा डाउट आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका विशेष रूप से कहाँ से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। मैं लगभग 3 साल से ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। मुझे इतना अनुभव है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी तक मैंने जो बच्चों को देखा है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 40 में से लगभग 25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आपके जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ना भूलिएगा। पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हो सके हैं कर लीजिए। और मैंने लगभग 8 से 9 वीडियो केवल क्वेश्चन पेपर का दिया है, ठीक है। केवल क्वेश्चन पेपर के ही प्रोवाइड कराए हैं AICC EBS के। और अभी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। भले आप स्टडी मटेरियल जो दे रहा हूँ वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, ठीक है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे मैक्सिमम फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर देख लीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो इस पेपर में फेल होइएगा तो फिर आपके मार्कशीट में NCL लग जाएगा फाइनल ईयर में, फिर बाद में सेमेस्टर 6 में दिक्कत होगा। इस सब्जेक्ट को पास करना होगा, फिर अगले बार एग्जाम देंगे तो पास तो करना ही होगा, आज करें चाहे कल करें। तो अच्छे से पढ़ाई कर लें अभी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें। मुश्किल से कितना क्वेश्चन होगा यार, लगभग मैंने मान लीजिए 5-6 वीडियो बनाए होंगे तो 4-5 200 लगभग क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आप इजीली मार लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आई होप के मन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, होगा। और अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ एंड उसका आंसर भी देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने अभी तक आपको लगभग 400 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, इस पे सब्जेक्ट पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने बता ही दिया है, दे दिया है, और अभी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए करते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एंड भारत की झारखंड के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, AICC EBS हो, भारत में ही बोलिए क्योंकि AICC EBS पूरे भारत के लिए होता है, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे। देखिए 400 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनगणना वृद्धि कितनी हुई है। तो भारत में जो जनगणना वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन, यह ग्रोथ किया है आपका 17.62%। अब बोलिएगा कि याद नहीं होता है। भाई याद कैसे होगा, इतनी जल्दी इस पढ़ाई हाथ में आ जाए तब तो सब लोग पढ़ाई कर लेते हैं यार। पढ़ाई आपको मेहनत से ही करना पड़ेगा, पढ़ाई एक तपस्या है, ठीक है। और इसको जब तक लिखिएगा नहीं ना तब तक याद नहीं होगा दोस्त। एक बार में मुझे भी नहीं याद होता है, मैं भी टॉपर हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ यार लिखिए, क्योंकि मैं भी किसी भी चीज़ को या जब तक लिखता नहीं हूँ ना तब तक मुझे भी जहन में नहीं आता है। याद आता है लेकिन फिर भूल जाऊँगा कल।
ठीक है, इसलिए लिखिए और उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। सुबह उठ के एक बार कर लीजिए, एक बार जब लिख के कंप्लीट किए उसी टाइम कर लीजिए, और एक बार जब कभी समय मिले, ठीक है। तो इसको कर लीजिए 2-3 दिन, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम पास करना है भाई किसी भी हालत में। देखिए अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि हुई है? बिहार में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष हो रही जनसंख्या वृद्धि किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जितनी जनसंख्या हम लोग का बढ़ जाता है ना, जितना ब्राज़ील में जनसंख्या है उतना हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक है। प्रति वर्ष हम लोग का जितना जनसंख्या बढ़ जाता है, जितने आदमी, उतने से एक छोटा सा मतलब एक ब्राज़ील देश बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 403। क्वेश्चन है कि जनसंख्या की तीव्रता एवं अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या की तीव्रता और अनियंत्रित वृद्धि को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, और जिसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ा जाता है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो अभी हम लोग बोलते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम, और पहले बोला जाता था परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन, इस पर भी मैं आपको वीडियो चाहूँ तो दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है परिवार नियोजन के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 405 नंबर। इसमें पूछा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए रोजगार जो है परिवार कल्याण में शामिल नहीं है, बाकी यौन शिक्षा, वैद्यकरण हेतु प्रोत्साहन और टीकाकरण, ये सभी आपके परिवार कल्याण, मतलब से एक तरह की फैमिली प्लानिंग बोलिए यार, ठीक है। फैमिली प्लानिंग ही आपको इसमें सिखाया जाता है परिवार नियोजन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि गर्भ निरोध अस्थायी विधि कौन सी है? तो गर्भ निरोध यानी कि आपका समझ रहे हैं, गर्भ निरोध की अस्थायी अवधि को मतलब कि ये परमानेंटली नहीं है। तो इनमें से देखिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि निरोध है, कॉपर्टी है, उसके बाद गर्भ निरोध की गोलियां हैं, उसके बाद आपका दुकान में मिल ही जाता है वो पैकेट, ठीक है। आगे देखते हैं 407 नंबर। इसमें क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। विश्व स्तरीय एक यह दिवस है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद में वर्णित है कितने अनुच्छेदों में? 30 अनुच्छेदों में। और यह भारत का नहीं, विश्व की बात कर रहा है, भारत के संविधान में नहीं मिलेगा, ठीक है। यूएन चार्टर्ड अकाउंट है इसका अलग से, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे। क्वेश्चन है मानवाधिकार पर 25 जून 1993 को विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी है वियना, वहीं पे एक मीटिंग हुआ था 1993 ईस्वी को, ठीक है, मानवाधिकारों को लेकर। आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है 410 नंबर। इसमें पूछा गया है, अरे यार ये गोला कहाँ से आ गया? पीके फिल्म में बोलता है ना, इस गोला में हमको नहीं रहना है यार इस गोला का आदमी बहुत खराब है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त कार्य क्या है, मतलब कि शॉर्ट नेम क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का शॉर्ट नेम पूछा गया है, तो हम लोग बोलते हैं NHRC। एन से नेशनल, एच से ह्यूमन, आर से राइट, सी से क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल होता है या कॉर्पोरेशन होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग के राज्य भारत में भी एक मानवाधिकार आयोग है, और इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली में। अधिकतर चीज़ों का मुख्यालय आपका दिल्ली में ही होता है, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ का मुख्यालय नहीं मालूम हो और ऑप्शन में टिक मारने का हो तो आप दिल्ली लगाइएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि ऑल ऑफ दिस, अगर आप किसी प्रश्न में आंसर नहीं जानते हो तो वैसे प्रश्नों में आप आंसर इनमें से सभी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, जब आप आंसर आपको नहीं मालूम हो और अगर उसमें रह जाए ऑप्शन। यह क्वेश्चन है एड्स रोग किस विषाणु से फैलता है? तो दोस्तों एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यह जो फैलता है आपका HIV वायरस के कारण, ठीक है। HIV ह्यूमन इम्यूनो भी ये वायरस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और यह रक्त में T कोशिकाओं को प्रभावित करता है। 413 नंबर क्वेश्चन है कि HIV संक्रमण की आमतौर पर उपलब्ध जांच का नाम क्या है? तो हम लोग इसमें जांच करते हैं एलिसा टेस्ट,
ठीक है। एलिसा टेस्ट हो जाता है, उसमें पता चल जाता है कि आपको HIV हुआ है या नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि HIV, एक मिनट यार, HIV के शरीर में प्रवेश से लेकर टेस्ट द्वारा इसकी पुष्टि होने की अवधि को क्या कहते हैं? तो टेस्ट द्वारा इसकी पुष्टि होने की जो अवधि होती है, जब आप जांच के लिए दे दिए, तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग विंडी पीरियड, ठीक है, विंडी पीरियड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 415। इसमें पूछा गया है कि मानव रक्त में CD कोशिकाओं की संख्या घटकर कितनी हो जाने को एड्स कहते हैं? तो मानव रक्त में यहाँ पे CD लिखा है यार, रक्त में T कोशिका होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी है CD कोशिका, इनकी संख्या अगर 200 से कम हो जाती है ना, ब्लड सेल्स की कोशिकाओं की संख्या, तो हम लोग बोल देते हैं कि एड्स हो गया है, ठीक है। और टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है, ज़्यादा नहीं लगता है यार, थोड़ा सा सैंपल लगता है ब्लड वगैरह और आपको टेस्ट हो जाएगा। यह टेस्ट बहुत ख़राब होता है यार, नहीं होना चाहिए किसी को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि HIV निम्न में से किससे फैलता है? तो दोस्तों HIV आप सभी को मालूम है कि असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। जब कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा के साथ यौन संबंध बनाता है या फिर मतलब कि गलत तरीके से यौन संबंध बनाता है, तो उसमें HIV आपको फैल सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 417 कि HIV निम्न में से किससे नहीं फैलता? तो देखिए है कि आप दूषित रक्त के प्रयोग से फैल सकता है जी। अगर आपका एड्स हुआ है और आप किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड दे रहे हैं तो उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। संक्रमित माता के बच्चे को अगर किसी माता को हो गया और वह अपनी बेटे को दूध पिला रहे हैं या बच्चे को, तो उसको भी हो सकता है। फिर एक शरीर में गोदना लगाने से, मान लीजिए हम गोदना लगाए हैं, ठीक है, टैटू बनवा लिए और उसी का जो रहा ब्लेड से जो भी होता है सुई वगैरह, उसी से दूसरे व्यक्ति को गोदना कर दिए या टैटू जो बोलते हैं, तो उससे जो है आपको एड्स होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जब एक आदमी का कोई ब्लेड छिलता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एड्स है, ठीक है, और उसी ब्लेड से हम लोग दूसरे व्यक्ति को भी वही दाढ़ी सेविंग कर रहा है, ठीक है, तो उससे भी आपको फैल सकता है एड्स। तो ये सारी चीज़ हो गए। तो यहाँ पे हमको बताना है कि किससे नहीं फैलता है। तो एड्स पीड़ित के साथ खाने पीने से खाना पीना खा सकते हैं, उससे नहीं फैलेगा, ठीक है। लेकिन जूठा मत खा जाइएगा, नहीं फैलता है, जूठा से भी नहीं फैलता है, फिर भी आपको नहीं खाना है यार, बच के रहना है, जितना हो सके सेफ्टी से रहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि शरीर में HIV विषाणु के प्रवेश यानी कि वायरस के प्रवेश के कितने समय बाद जांच से संक्रमण का पता चल जाता है? मान लीजिए आपको आज संक्रमित के साथ रहें, तो कब पता चलेगा? यह आपको 3 महीना के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। विदिन 3 मंथ के अंदर आपको यह सिंबल दे देने लगेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है 419 नंबर, निम्न में से एड्स का लक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एड्स का लक्षण नहीं है? देखिए, लंबा बुखार रहेगा एड्स में, ये लक्षण है। बार बार दस्त होगा, यानी कि आप लेटिन जाते जाते परेशान हो जाएंगे। फिर देखिए, लंबी खांसी भी आ जाएगी आपको, चलिए लाइन भी आ गया। फिर बार बार भूख लगना, ये आपका कोई सिंबल नहीं है। बार बार भूख आपका लगता है किसमें? तो डायबिटीज किसी पेशेंट को अगर हो जाता है, किसी व्यक्ति को, तो उसमें बार बार आपको भूख लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं 420 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का संक्षिप्त कार्य क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में नाको, ठीक है, नाको। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि HIV का संबंध किस वर्ग के कल्याण से है? तो दोस्तों HIV का जो संबंध है वह महिलाओं और बच्चे के कल्याण से संबंधित है। और एक क्वेश्चन मैं अपने से दे देता हूँ, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिए यार, नहीं तो आपकी मर्जी यार, मैं केवल बात ही बोल सकता हूँ, निर्णय लेना आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए और जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, ध्यान से कीजिए। थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम है सागर, जाते जाते नाम भी बोल दूँ, मुझे सर नहीं दोस्त या फिर भैया बोल के पुकारिएगा। थैंक यू।